Good morning, everyone. Myself, Dr. Neha Jain, Assistant Professor and Head, Department of Sociology, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ। आज हम अपने एक नए व्याख्यान के साथ जहां पर हम चर्चा करेंगे एंटोनियो ग्राम्सी के हेगेमनी की अवधारणा पर, द कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी ऑफ एंटोनियो ग्राम्सी। कई हिंदी किताबों में हेगेमनी भी लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो। आधिपत्य या प्राधान्य प्रभुत्व की अवधारणा। एंटोनियो ग्राम्सी 1891 टू 1937 इनका टाइम पीरियड रहा है। इटली के एक प्रमुख नव मार्क्सवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। ग्राम्सी प्रमुख रूप से मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इन दोनों अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार दोनों को समन्वित करने के प्रयास करते हैं और मार्क्स की एक नए सिरे से व्याख्या करते हैं। इसीलिए हम इनको नव मार्क्सवादी विचारकों में रखते हैं। ग्राम्सी ने क्लासिकल मार्क्सवाद में जो प्रचलित बातें हैं उनका खंडन किया, जैसे बुर्जुआ राज्य का एक नए ढंग से विश्लेषण किया। ग्राम्सी के अनुसार राजनीति और विचारधारा, इन दोनों को आर्थिक निर्धारणवाद से स्वतंत्र होना चाहिए, ताकि स्त्री और पुरुष अपने संघर्षों द्वारा अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन ला सके। यहाँ पर ग्राम्सी कह रहे हैं कि आर्थिक निर्धारणवाद, हम सभी जानते हैं कि मार्क्स को हम आर्थिक निर्धारणवादी कहते हैं। मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद की बात की, अर्थात मार्क्स ने ये कहा कि समाज में, हर समाज में हमेशा से दो वर्ग रहते हैं। एक वर्ग जो संसाधनों पर जिसका स्वामित्व होता है, जिसे हम पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरा वह वर्ग होता है जो इनके अधीन काम करता है। इस आर्थिक निर्धारणवाद के आधार पर ही मार्क्स समाज में आदि संरचना में बदलाव की बात करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि यह वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है, इसकी एक अपनी विचारधारा है। लेकिन जब हम ग्राम्सी इसका संशोधन करते हैं तो ग्राम्सी कहते हैं कि आर्थिक निर्धारणवाद से राजनीति और विचारधाराएं दोनों स्वतंत्र रहेंगी, तो स्त्री पुरुषों को अपनी यथास्थिति में परिवर्तन लाने में सहायता होगी। कैसे? वह अपने विचारधारा से, अपने कार्यों से। क्योंकि इसके पहले जब मैंने ग्राम्सी को एक वीडियो अपलोड किया था, आपने उसमें देखा था, ग्राम्सी कहते हैं कि आधुनिक समाज में प्रतियोगिता है, कंपटीशन की बात करते हैं। तो उस प्रतियोगिता में जो अच्छा करेगा उसे आगे आने का अवसर मिलेगा। ग्राम्सी के अनुसार पूंजीवादी वर्ग के प्रभुत्व को केवल आर्थिक आधार पर या अर्थव्यवस्था के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। पूंजीवादी वर्ग को मात्र आर्थिक कारकों से समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए राजनीतिक बल की भी आवश्यकता है और इससे भी अधिक विचारात्मक तंत्र पर वह बल देते हैं। विचारात्मक तंत्र की आवश्यकता है जिसने शासित वर्गों की मूक स्वीकृति प्राप्त कर रखी है। शासित वर्गों की मूक स्वीकृति प्राप्त कर रखी है। शासित वर्ग, एक वह वर्ग जो शासन कर रहा है, दूसरा वह वर्ग जिस पर वह नियम लागू किए जा रहे हैं जो शासित है। पूंजीवादी समाजों में ये शासित वर्ग जो बात कर रहे हैं, इन तंत्रों में कौन आता है? सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, परिवार, धार्मिक संस्थाएं जिसमें चर्च, यहाँ तक कि श्रमिक संगठन भी सम्मिलित होते हैं। राज्य का विशेषाधिकार होता है दमन का। यहाँ ग्राम्सी एक बात और करते हैं कि पूंजीवादी समाजों में जो स्थायित्व है, अधिकांशतः कामगार वर्ग के वैचारिक रूप से प्रभुत्व पर निर्भर करता है। पूंजीवादी समाज जो बना हुआ है, एक स्थायित्व उसमें चला आ रहा है, तो कामगार वर्ग जो होता है उसकी वैचारिकी पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। और यह प्रभुत्व ऐसा नहीं है कि
पूंजीवादी समाजों में जो पूंजीपति उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण रूपेण प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। यहाँ ग्राम्सी एक और नया शब्द प्रयोग करते हैं, द्वैत चेतना की बात करते हैं, ड्वेल कॉन्शसनेस की बात करते हैं। जब हम मार्क्स को देखते हैं तो मार्क्स भी वर्ग चेतना की बात करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि चेतना अर्थात अपने अपने वर्ग के हितों की प्रति जो भावना है उसे हम चेतना कह रहे हैं, और अपने वर्ग के हितों की जो बात है वो वर्ग चेतना है। मार्क्स कहते हैं हर वर्ग में अपने हितों को सर्वोपरि मानने की एक भावना होती है, वर्ग चेतना कहलाती है। यहाँ ग्राम्सी कह रहे हैं कि कामगार वर्ग की जो चेतना है वो द्वैत है। एक चेतना पर तो पूंजीपति ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। कैसे? उदाहरण के लिए पूंजीपति वर्ग काम के घंटे क्या हों, उनके नियम बनाएंगे, कैसे काम करना है, क्या उनकी रणनीति होगी, इस सब को वो अप्लाई करते हैं और कामगार वर्ग उसको मानता है। अर्थात एक चेतना पर तो प्रभुत्व स्थापित है, लेकिन दूसरी चेतना, दूसरा भाग जो उसका सामान्य ज्ञान है उस कामगार वर्ग का, जो अपने आसपास के संसार के रोजमर्रा के अनुभव पर आधारित होता है, और इस सामान्य ज्ञान में ही ग्राम्सी कहते हैं क्रांति के बीज छुपे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कामगार वर्ग जब अपनी बस्ती में आता है, अपने लोगों के बीच में आता है, तो उसके अंदर फिर वह देखता है कि हम कहाँ एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कितने काम के घंटे हैं, उसके एवज में हमें मजदूरी नहीं मिल रही। ये सारी चीज़ें जो वो रोज़मर्रा में अपनी सोसाइटी में जब आ रहा है, अपने लोगों के बीच में आता है, तो वो देखता है। तो एक चेतना तो प्रभुत्व है स्थापित, और दूसरी चेतना कहाँ से प्रभावित हो रही है? जब वह अपने आसपास की परिस्थितियों को देखता है, और इसी चेतना में असंतोष के बीज छुपे होते हैं, और यही वर्ग संघर्ष का कारण होता है। किंतु ये जो चेतना है या जो वर्ग संघर्ष होगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा? इसके लिए ग्राम्सी कहते हैं इसमें दल की भूमिका बहुत बड़ी होती है, पार्टी की भूमिका होती है, और उसमें भी कौन? उसी वर्ग के में जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल होंगे, जो अपनी बात को रख सकते हैं। आप देखते हैं कभी कभी कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग शोषित हैं, परेशान हैं, लेकिन उनमें से कोई एक या दो लोग आगे आते हैं और जो सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें भी वह कहते हैं ग्राम्सी की दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उस दल में बौद्धिक जनों की आवश्यकता होती है। ग्राम्सी के अनुसार त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन, हमें बहुत तीव्रता से सामाजिक परिवर्तन करना है, तो क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकसित होना आवश्यक है। अगर क्रांतिकारी चेतना नहीं है तो परिवर्तन तीव्र नहीं होगा, और इस चेतना को विकसित करने का कार्य, इस क्रांतिकारी चेतना को विकसित करने और मुखरित करने में दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब बात आती है वर्ग संघर्ष। यहाँ ग्राम्सी वर्ग संघर्ष में भी थोड़ा सा अंतर करते हैं। जब हम वर्ग संघर्ष की बात करते हैं तो मार्क्स ने कहा दो वर्ग होते हैं, इन वर्गों में हमेशा एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यहाँ ग्राम्सी कह रहे हैं कि वास्तव में जो वर्ग संघर्ष होता है वह बौद्धिक जनों के बीच में होता है, इंटेलेक्चुअल जो पीपल हैं इनके बीच में वर्ग संघर्ष होता है, क्योंकि ये बौद्धिक जन एक इनमें से उनका साथ देता है जो पूंजीपति वर्ग हैं, उनकी जो नीतियां हैं उनको फेवर करते हैं, और दूसरा बौद्धिक जन कामगार वर्ग के साथ होता है। इस तरह एक्चुअल में देखा जाए वास्तविकता में तो जो वर्ग संघर्ष होता है वह बुद्धिजनों के समूहों के बीच में होता है। सोशल मीडिया पे इस समय आप लोग बहुत कुछ देखते होंगे। दो तरह के वर्ग हैं, हर घटना का एक अलग पहलू दिखाता है, दूसरा अलग पहलू दिखाता है, और धीरे धीरे एक फेवर में उनके लोग बनते चले जा रहे हैं। हालांकि हम उस पर बात नहीं करेंगे, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी इस तरह से होती है। तो ये जो वर्ग संघर्ष है ये किन के बीच हो रहा है? बौद्धिक जनों के बीच हो रहा है, जिसमें एक वर्ग पूंजीपतियों की नीतियों को साथ देता है, उनको सही मानता है, दूसरा वर्ग कामगारों के साथ रहता है। ग्राम्सी ने अपनी इसी विचारधारा को और स्पष्ट करने के लिए ही हेगेमनी या प्राधान्य की बात की है, प्रभुत्व की अवधारणा प्रस्तुत की है। प्रभुत्व आधिपत्य की अवधारणा मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद से जुड़ा हुआ एक विचार है, जो शासक वर्ग के हितों को सार्वभौमिक हितों के रूप में देखता है। शासक वर्ग
कि शासक वर्ग के लिए जो नीतियाँ हैं और इनके जो हित हैं वही सबके हित हैं। शासक वर्ग के हितों को सार्वभौमिक हितों के रूप में, वेलफेयर के रूप में देखता है, और हितों का सार्वभौमिकरण शासक वर्ग के बाद जब अन्य वर्गों में आता है वहाँ वह संघर्ष का कारण बनता है। और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक यह दूसरा वर्ग सर्वहारा वर्ग में शामिल नहीं हो जाता है। ग्राम्सी ने निजी और गैर राज्य स्तरीय अधिसंरचनाओं में भी आधिपत्य या प्राधान्य की बात की है। निजी और गैर राज्य स्तरीय, और इस प्रकार का जो आधिपत्य होता है उसे वह सामाजिक आधिपत्य कहते हैं, सोशल हेगेमनी कहते हैं। निजी यानी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गैर राज्य स्तरीय हैं, उनमें भी ग्राम्सी कहते हैं प्रभुत्व की भावना होती है, और इसे वो सामाजिक आधिपत्य कहा गया है। इस प्रकार का आधिपत्य, इस प्रकार की जो हेगेमनी है, शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, और पूंजीपति समाजों में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करती है। बात को समझ रहे हैं? यहाँ जो सामाजिक आधिपत्य है, जो निजी संस्थान हैं, जो निजी और गैर अधिसंरचनाएं हैं, वो क्या कर रही हैं? आधिपत्य उनमें भी है, लेकिन वो सोशल है। वो पावर में कैसे शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रही हैं? पूंजीपति समाजों में उनको ही बढ़ावा दे रहे हैं, उनका साथ देते हैं, उन्हें बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। बुर्जुआ आधिपत्य का प्रमुख साधन कौन होता है? नागरिक समाज। ये सिविल सोसाइटी जो है, इसी पे किसका आधिपत्य है? बुर्जुआ संस्थाओं का। ग्राम्सी के अनुसार राजनीतिक और वैचारिक साधनों के सम्मिश्रण द्वारा, राजनीतिक और वैचारिक, क्योंकि राजनीति और विचारधारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। जिस प्रकार की शासन सत्ता राजनीति होती है, वैसे ही विचारधारा की प्रमुखता बढ़ती है और उस विचारधारा बलवती होती है। तो राजनीति और वैचारिक साधनों के सम्मिश्रण द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करता है। हम देखें समाजवाद या आप बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं, कभी हिंदुत्व की बातें, कभी समाजवाद की बातें। तो राजनीति और विचारधारा ये क्या है? कभी आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी होती हैं, कम्युनिस्टों की अपनी विचारधारा है। विचारधारा और राजनीति के सम्मिश्रण द्वारा जब मिलती हैं, वही प्रभुत्व स्थापित करता है। तो जिस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा होगी, उसी का प्रभुत्व समाज में लागू होगा। और प्राधान्य से ग्राम्सी का तात्पर्य एक ऐसे सांस्कृतिक नेतृत्व से है। प्राधान्य से ग्राम्सी का तात्पर्य एक ऐसे सांस्कृतिक नेतृत्व से है जो शासक वर्ग में होता है। सांस्कृतिक नेतृत्व से है जो किसके पास है? शासक वर्ग के पास होता है। और ग्राम्सी के अनुसार आधुनिक बुर्जुआ समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत शासक वर्गीय सांस्कृतिक नेतृत्व है। आधुनिक, बहुत अच्छे से अगर आप इसको देखें तो जो भी हमारे इर्द गिर्द परिवेश होता है, वह कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की पुष्टि करता है। आधुनिक बुर्जुआ समाज की जो दृढ़ता है, जो बनी हुई दृढ़ता है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? जो सांस्कृतिक नेतृत्व, शासक वर्गीय ने जो सांस्कृतिक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वैसे ही समाज में वो चीज़ें लागू होती चली जाती हैं। जन समुदाय अपनी मूल्य प्रणाली की छाप अंकित कर देता है। यह नेतृत्व परिवार, धार्मिक संस्थाएं, स्कूल आदि के माध्यम से कार्य करता है। ग्राम्सी मानते हैं कि जब तक मूल्यों और मान्यताओं के क्षेत्र में, जब तक हमारी वैल्यूज़ को बुर्जुआ तत्वों के वर्चस्व से समाप्त नहीं किया जा सकता है, तब तक कामगार वर्ग के हितों का ध्यान नहीं रखा जा सकता है। यानी हमारी जो मूल्य हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, अगर हम इस पर प्रभुत्व समाप्त कर दें, किसका? बुर्जुआ संस्थाओं का, बुर्जुआ वर्ग का, अगर इस पर हमने प्रभुत्व समाप्त कर दिया, तब तो हम कामगारों के हितों की बात कर सकते हैं। अन्यथा तब तक किसी भी तरह का कामगार आंदोलन हमारा सफल नहीं होगा। ग्राम्सी के अनुसार मात्र आर्थिक तत्व के आधार पर समाजवाद की स्थापना संभव नहीं है।
इसके लिए पूंजीवाद के विरुद्ध एक वैचारिक लड़ाई लड़नी होगी। ग्राम्सी के अनुसार राजनीतिक और वैचारिक साधनों के सम्मिश्रण द्वारा, राजनीतिक और वैचारिक, यहाँ राजनीति और विचारधाराओं के मेल से, जो सम्मिश्रण से एक वर्ग दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करता है। यह सही है कि प्रभुत्व स्थापना के लिए राजनीतिक बल की आवश्यकता होती है, किंतु अधीनस्थ वर्ग, राजनीतिक वर्ग तो है, राजनीतिक बल की आवश्यकता है, राजनीतिक बल में एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, किंतु अधीनस्थ वर्ग, सबऑर्डिनेट जो क्लास है जिसके ऊपर यह राजनीतिक वर्ग अपने नियमों को लागू कर रहा है, ये जो अधीनस्थ वर्ग है, इसकी सहमति प्राप्त करने के लिए विचारधारा की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि कैसे हम इस अधीनस्थ वर्ग की विचारधारा को ही बदल दें ताकि हम उस पर शासन कर सकें। अवपीड़न और सहमति के बीच संतुलन जो देखते हैं हम, अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार का होता है। पूंजीवादी समाजों में सहमति अधिक मूल्यवान होती है, यानी हम अपनी जो नीतियां बनाएं, हम अपने को जो दर्शाना चाहते वैसी ही हम विचारधारा का निर्माण करते हैं और उस विचारधारा को इतनी तेज़ी से लागू करते हैं कि उसमें सिविल सोसाइटी की मूक सहमति हमें प्राप्त हो जाती है। ग्राम्सी के अनुसार राज्य दमन का मुख्य हथियार है, राज्य दमन का मुख्य हथियार है, किंतु वैचारिक प्रभुत्व द्वारा सहमति समाज की नागरिक संस्थाओं जैसे परिवार, धार्मिक संगठन और मजदूर संगठनों द्वारा ही प्राप्त की जाती है। वैचारिक सहमति और विचारधारा बहुत तेजी से बदल जाती है, अतः कोई भी नागरिक समाज जितना अधिक प्रतिष्ठित होगा उतना ही अधिक वह वैचारिक साधनों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने में सफल होगा। यह अवधारणा हमें पूंजीवाद में प्रभुत्व के साथ साथ क्रांति को समझने में भी सहायक है। आई होप प्राधान्य आधिपत्य की अवधारणा आपको समझ में आई। किस तरह ग्राम्सी बताते हैं कि विचारधारा और राजनीति ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इनका जो प्रभुत्व होता है वह दूसरे वर्ग पर लागू करते हैं। यही प्राधान्य हेगेमनी की अवधारणा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।